जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के भौतिक विज्ञान के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेज। जैसा कि आप लोग पिछले सप्ताह में पढ़े थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 के, तो कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग एक जगह इकट्ठा कीजिएगा, ताकि आपके लास्ट में जब प्रिपरेशन का टाइम, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो उस समय प्रिपरेशन आपका हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस समय फोकस कर सके ऑब्जेक्टिव पे। हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 4। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? अपना चैप्टर 4 यानी पाठ 4। पाठ 4 जो है वो हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बात है कि आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रिक करंट, देखे भी होंगे इलेक्ट्रिक करंट। आप अपने घर में बल्ब जलते हुए, पंखे चलते हुए, रेफ्रिजरेटर को देखे होंगे, कूलर को देखे होंगे, एसी चलते हुए देखे होंगे। वो सब काहे से चलते हैं? वो जितने भी उपकरण यानी जितने भी विद्युतीय उपकरण होते हैं सभी विद्युत धारा द्वारा चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा चलते हैं। आप बल्ब को जलते हुए देखे होंगे, पंखे को चलते हुए देखे होंगे, कूलर को चलते हुए देखेंगे, रेफ्रिजरेटर जो है वो भी आपको दिखाई देता होगा कि ऑन है ऑफ है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखाई नहीं देता है। इसे सिर्फ महसूस किया जाता है और उम्मीद है कि आप लोगों में से जितने हैं ना, सबने महसूस किया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे ही हम अपने शरीर से कभी भूल से तारों को छू देते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट कर जाती है और तब हमें महसूस होता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो चलिए इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। डिस्क्राइब से इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है और इसके कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का ही नाम है विद्युत धारा, तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। मान के चलते हैं कि कोई एक परिपथ है, कोई एक रास्ता है। सीधी सीधी भाषा में ए और बी एक रास्ता है। क्या है? ए और बी क्या है? एक वे है, एक रास्ता है। तो सीधा कहेंगे कि तारों से होकर आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी सबसे पहले विद्युत धारा के लिए जरूरी जो होता है वो होता है उसका परिपथ, उसका एक मार्ग जिससे होकर आवेश करंट प्रवाहित कर सकता है। तो तारों से होकर आवेशों के प्रवाह को यानी एक निश्चित दूरी हमें मालूम होती है, उस निश्चित दूरी में जब करंट दौड़ता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ए और बी एक तार है, वायर है। क्या है? वायर है यानी तार है। तो ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक आवेशों के प्रवाह को, यानी ए और बी एक तार है, वायर है, तो पॉइंट ए टू बी यानी ए से बी तक तारों के जो प्रवाह होते हैं, यानी तारों से होकर आवेशों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। दैट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी वायर से जो चार्ज प्रवाहित होता है, बहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इससे क्या होता है कि ए और बी से चार्ज बहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हो गया आपके सीधे और सिंपल भाषा में यदि परिभाषित करना हो हमको विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को प्रवाह
हम लोग परिभाषित करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए सीधी सीधी भाषा में, सरल भाषा में, ताकि सबको समझ में आ जाए, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि तारों से होकर आवेशों के प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। दैट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सरल भाषीय परिभाषा की विद्युत धारा होता क्या है। अब देखिए, अब उसके लिए क्या होता है कि कुछ विद्युत धारा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम पहले ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है कि क्या सभी तारों में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, यानी दुनिया में जितने भी तार हैं क्या सब में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा। तो आप लोग नोट किए होंगे कि जो हमारे वायर होते हैं प्रायः मैं बता रहा हूं, या तो एल्युमिनियम के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं या तांबे के बने होते हैं। दैट मीन्स एल्युमिनियम एंड कॉपर। ज्यादातर आप लोग तार देखेंगे तो इन दोनों ही तत्वों के बने होते हैं, या तो एल्युमिनियम धातु के होंगे और नहीं तो कॉपर धातु के होंगे। तो आखिर क्या कारण है कि हम लोग तारों के लिए सिर्फ एल्युमिनियम और तांबे का ही प्रयोग करते हैं, तो इसको जानना भी आपके लिए जरूरी है कि दुनिया का कोई भी तार हो तो उससे क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो नहीं। कारण क्या है, एक होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसे कहा जाता है विद्युत चालक, विद्युत चालक। दूसरा जो होता है वो होता है इंसुलेटर। दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। इसको कहते हैं विद्युत रोधी। तो विद्युत चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो विद्युत चालक वो होते हैं, यानी कि वैसे तार, वैसे मार्ग या वैसे परिपथ जिनसे होकर विद्युत धारा या आवेशों का प्रवाह हो सके, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। यानी ऐसा वायर जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का सफर तय कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, विद्युत चालक है। तो एल्युमिनियम तथा तांबा जो होता है, कॉपर और एल्युमिनियम जो होता है, द एल्युमिनियम एंड द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यही कारण है कि जितने भी आप परिपथ में तार देखेंगे, उनका जो होता है बनावट जो होता है, उनके अंदर का जो वायर होता है वो लगभग या तो एल्युमिनियम का बना होता है या कॉपर का बना होता है। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि लोहे का भी तार यूज किया जाता है। तो लोहा भी विद्युत का कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन एल्युमिनियम तथा तांबे से कम विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। यही कारण है। कारण क्या होता है कि एल्युमिनियम तथा तांबे में सबसे अच्छा जो होता है गुड कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो तांबा होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है। लोहा में कारण क्या है कि लोहे को वायु की उपस्थिति में जब छोड़ते हैं तो वो जल्दी से उसमें जंग लग जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि पहले, अब तो हर जगह कैप्ड वायर आ गया है, यानी अब ऊपर से खुला तार नहीं रहता है। पहले आप लोग देखे होंगे पोलों पर लोहे या एल्युमिनियम के तारों का उपयोग ज्यादा किया जाता था, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि 4 फेज होते थे, ऐसे करके 1 2 3 और 4। ये जो चौथा होता था इसे अर्थ कहा जाता था। ये लोहे का होता था, यानी फेरस का होता था, और ये तीनों जो होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं, जिन्हें
फेज नंबर 1 2 3 कहा जाता था गर्म ठंडा, यानी जो अर्थ है वो लोहे का होता था। और क्या होता था कि हर 3-4 दिन पे हमें जाकर अपना जो वायर होता था उसको अगल बगल खिसकाना पड़ता था और बोला जाता था कार्बन पकड़ लिया है। कारण क्या होता है कि जब वायु की उपस्थिति में लोहा ज्यादा देर तक रहता है, साथ साथ बारिश भी होती है, तो उसमें जंग ज्यादा लगता है। किसकी अपेक्षा? एल्युमिनियम तथा कॉपर की अपेक्षा। यही कारण है कि तारों में कार्बन लग जाते हैं। तो ये जो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा होता है कॉपर, उसके बाद होता है एल्युमिनियम और उसके बाद होता है लोहा। दूसरा होता है विद्युत धारा, यानी वह परिपथ, वह मार्ग या वह तार जिससे होकर विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित नहीं हो पाती है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर इसलिए बताया कि तार दुनिया में बहुत तरह के बनते हैं, तो सबसे क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा ही करंट जो है वो फ्लो करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। तो उम्मीद है आप लोगों को विद्युत धारा समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर 4 के पहले टॉपिक के बारे में। हमारे चैप्टर 4 का ही नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो चलिए सबसे पहले विद्युत धारा के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो विद्युत धारा होता क्या है? तो मैंने तो आपको सरल सिंपल भाषा में बता दिया था कि किसी तारों में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन चलिए इसको साइंटिस्ट जो हमारे साइंस के अनुसार इसकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से जानते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। तो कहता है कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में, कहता है कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को, यानी किसी चालक में किसी दिशा में आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच बहने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ऑर्डरली यानी व्यवस्थित होता है। उसमें देखिए आपके वायर पे लिखा रहता है 10 mm, 9 mm, 8 mm, 4 mm, यानी उसकी क्षमता रहती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार इनका प्रतिरोध होता है वायरों का। तो कहता है कि किसी चालक में किसी दिशा में आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आवेशों के परिमाण को का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, जिसे सी द्वारा दिखाया जाता है। चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, the orderly flow of charge between the 2 points in any direction in a conducting material is called electric current। आपके सामने एक फिगर होगा, A और B दिख रहा है आपको, A और B। ये क्या है? ये एक चालक पदार्थ है A से B तक। A से B तक क्या है? एक चालक पदार्थ है, दैट मीन्स कंडक्टिंग सब्सटेंस है। तो ए से बी तक आवेश का जब एक व्यवस्थित प्रवाह होता है, फ्लो होता है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी ए से बी तक जब व्यवस्थित आवेश का प्रवाह होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमेशा शर्त क्या है कि वो चालक पदार्थ होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए। आवेश के परिमाण का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज द कूलम्ब, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल ऑफ सी।
इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, सी द्वारा लिखा जाता है। यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कि विद्युत चालक। ऐसा परिपथ कहेंगे, यानी कि ऐसा परिपथ या ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी विद्युत चालक। यानी सब्सटेंसेज द चार्ज इज फ्लो वन पार्ट टू अनदर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर या कंडक्टिंग या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग। यानी जब किसी ऐसे पदार्थ जिससे क्या होता है कि एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है बिना विरोध के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। देखिए हमारा दूसरा जो टॉपिक है विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाता है। सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। यानी कोई जब वस्तु है, ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनसे होकर एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से चार्ज यानी आवेश फ्लो कर जाए, पहुंच जाए, यानी ए से बी तक कोई एक पदार्थ है ए और बी, जिसका पहला भाग जो है ए है, दूसरा भाग बी है। जब विद्युत आवेश जो है ए से बी तक बिना किसी विरोध के आसानी से पहुंचता है, तो ऐसे पदार्थ को विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को 2 पॉइंट विद्युत धारा और विद्युत चालक समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर। ये जब चैप्टर में आगे चलते हैं तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, और उसके अगले टॉपिक जब चलते हैं तो इंसुलेटर, दैट मीन्स विद्युत रोधी के बारे में जानेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा पाता है, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। मान के चलिए कि हमारा वायर प्लास्टिक का है, क्या हम उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित होगा? नहीं, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी जिनसे होकर, सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अवरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, उन्हें जाने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं, उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है, यानी इंसुलेटर कहा जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत रोधी इंसुलेटर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं। सच सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट पास फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर आर कॉल्ड इंसुलेटर। ए और बी, एक भाग से दूसरे भाग कोई एक परिपथ है या कोई वायर है जो कि प्लास्टिक का है, तो क्या जब हम
विद्युत आवेश को प्रवाहित करेंगे तो ये जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कोई पदार्थ अपने आप से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है, उसे ही हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। उसके बाद देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है कि आवेश संरक्षित रहता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। द चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉयड। यानी कोई भी जो आवेश है तो वो संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है, उसे ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ जब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि E इक्वल टू P, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी ऋण आवेश उसके धन आवेश के बराबर होता है। यही कारण होता है कि परमाणु को विद्युतः उदासीन कहा जाता है, यानी न्यूट्रल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऋण आवेश यानी माइनस और उसका धन आवेश दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश। ये किसी जनरल किसी भी सब्सटेंस की बात मैं कर रहा हूं। कोई पदार्थ जो होता है वो परमाणु विद्युतः उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें धन आवेश उसके ऋण आवेश के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो भी आवेश है वो संरक्षित रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, ना हम उसे पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परमाणु या किसी के द्वारा इन आवेशों का क्या होता है? अनबैलेंस्ड, असंतुलन होता है। कभी कभी आप फाइबर की कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, बचपन में आप लोगों ने किया होगा, हम लोग बहुत किए हैं। फाइबर की कुर्सी पे आप बैठे हुए होते हैं और पीछे से गमछे से हवा दिया जाता है, और जब आपका साथी आपको टच करता है तो उसे लगता है कि झटका लग रहा है, कुछ आवाज भी होती है, यानी आयनित हो जाता है। वो प्लास्टिक का जो चेयर होता है वो क्या होता है? आयनित हो जाता है, और उस समय आपके धन आवेश की मात्रा आप में बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब साथी आपको छूता है तो उसको करंट का झटका महसूस होता है। तो कुछ टाइम के लिए जो ये आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, वो अनबैलेंस होते हैं, असंतुलित होते हैं। आप अपने केस में तेल लगाए हुए हैं और अपने प्लास्टिक के पेन को 3-4 बार रगड़िए, 10 बार रगड़िए, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को देखिएगा कि आपका पेन जो है आसानी से क्या करता है? उठा लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उस समय क्या होता है कि जब हम केस पर अपने प्लास्टिक के पेन को रगड़ते हैं तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी रगड़ने के समय उसमें क्या होता है? रगड़न के फलस्वरूप धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि वो कागज के टुकड़े को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आवेश होता है वो कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। वो कभी कभार अनबैलेंस हो जाता है, लेकिन ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही कभी उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपके आज का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।